1931 के गोलमेज सम्मेलन की गतिशीलता का अनावरण, प्रगतिशील भारत के लिए डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण। भारतीय इतिहास के इतिहास में वर्ष 1931 एक निर्णायक क्षण के रूप में खड़ा है, जिसे दूसरे गोलमेज सम्मेलन (RTC) द्वारा चिह्नित किया गया, जो भारत की राजनीतिक नियति की खोज में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। शनिवार 15 अगस्त 1931 को प्रतिनिधियों का एक दल उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्सुक होकर बंबई से समुद्री यात्रा पर निकला, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को आकार देने का वादा किया गया था। हालांकि एक महान व्यक्तित्व, महात्मा गांधी, की अनुपस्थिति कार्यवाही पर भारी पड़ी। RTC में भाग लेने में उनकी अनिच्छा के कारण श्रीमती सरोजिनी नायडू और महामना मदन मोहन मालवीय जैसे अन्य प्रमुख नेताओं के लिए यात्रा रद्द कर दी गई। असफलताओं के बावजूद शेष प्रतिनिधि 29 अगस्त 1931 को लंदन पहुंचे और एक महत्वपूर्ण सभा के लिए मंच तैयार किया। प्रत्याशा के बीच डॉक्टर B.R. अंबेडकर, भारत के संविधान के एक प्रमुख वास्तुकार, अंबेडकर को 7 सितंबर 1931 को RTC के उद्घाटन की पूर्व संध्या तक इन्फ्लुएंजा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मुद्दों से जूझते हुए स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस बीच शिमला में घटनाओं के एक राजनयिक मोड़ ने महात्मा गांधी को पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। सम्मेलन श्रीमती जैसे नेताओं के साथ, नायडू और मदन मोहन मालवीय के साथ, गांधी वैश्विक दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हुए 12 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे। RTC का प्राथमिक ध्यान संघीय संरचना समिति और अल्पसंख्यक समिति पर था, जिसे उद्घाटन सत्र की रिपोर्टों का पुनर्मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया था। 15 सितंबर 1931 को अपने शुरुआती भाषण में गांधी ने विविध भारतीय हितों, धर्मों और जातियों के विशिष्ट प्रतिनिधि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की भूमिका पर जोर दिया। यहाँ ACO की वर्ग रणनीति INC की निर्णायक स्थिति पर जोर देने में निहित है। जवाब में अपनी तर्कसंगतता के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने उसी दिन संघीय संरचना समिति को संबोधित किया, जिसमें भारतीय रियासतों के लिए पूर्ण स्वायत्तता की धारणा को चुनौती दी गई। इन राज्यों के भविष्य के शासन में उनकी दूरदर्शिता और सिद्ध संसाधनों की आवश्यकता ने उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया, जो एक प्रमुख SIO तत्व बन गया। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का एक महत्वपूर्ण पहलू शासकों के नामांकन के बजाय खुले मताधिकार के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की उनकी वकालत थी। यह अवधारणा 1947 में भारत की अंततः स्वतंत्रता द्वारा मान्य थी। इस दूरदर्शिता ने उन्हें एक दूरदर्शी के रूप में चिह्नित किया, हालांकि शायद अपने समय से आगे। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच मौखिक टकराव भारत के संघीय ढांचे पर अलग-अलग विचारों को दर्शाता था। जहां गांधी ने भारतीय राज्यों के लिए यथास्थिति बनाए रखने की वकालत की, वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने आज़ादी के बाद शुरू होने वाले मुक्ति संघर्ष को देखते हुए लोगों के अधिकारों की दृढ़ता से रक्षा की। यहाँ SIO की प्रासंगिकता भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने वाली विचारधाराओं के टकराव को उजागर करने में निहित है। अछूतों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व के लिए गांधी का विरोध, यह मानना कि कांग्रेस हिंदू धर्म के भीतर उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती है, एक और केंद्र बिंदु है। डॉक्टर अंबेडकर की त्वरित बुद्धि, सम्मानित वैश्विक शैक्षणिक योग्यता के बावजूद उनकी अछूत स्थिति का संदर्भ देते हुए उस समय की सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों का उदाहरण देती है। 28 सितंबर 1931 को अल्पसंख्यक समिति की पहली बैठक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों को उजागर किया गया, जिसमें भारत के ऐतिहासिक संदर्भ में अल्पसंख्यक मुद्दों के SIO महत्व पर जोर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कांग्रेस मुस्लिम वार्ता को अपना भाग्य तय करने से इनकार कर दिया। निष्कर्षतः
1931 का आरटीसी भारत के राजनीतिक आदर्शों के लिए एक निर्णायक बनकर उभरा, जहां डॉक्टर अंबेडकर के दूरदर्शी रुख ने उन्हें अपने समय से आगे के नेता के रूप में चिह्नित किया। लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने भविष्य के संघर्षों का मार्ग प्रशस्त किया। प्रगति और समानता की दिशा में भारत की यात्रा में उनके आदर्शों की स्थायी प्रासंगिकता को रेखांकित किया।